Hello everyone, today we will be doing the mild steel stress strain curve. So first of all, in the laboratory we have demonstrated you the UTM machine, that is universal testing machine, in which the mild steel specimen is taken. सो जो मशीन हम लोगों ने आपको डिमॉन्स्ट्रेट कराई थी उसके हर पार्ट्स, उसमें हम क्या करते हैं, एक माइल्ड स्टील का एक स्पेसिमेन बनाते हैं. सो उस स्पेसिमेन की स्पेसिफिकेशंस क्या है, जो गेज लेंथ होगी उसकी दैट इज ऑफ 2 इंचेस, एंड जो डाया होगा उसका दैट इज 0.5 इंचेस. ओके, एंड दी अप्लाइड लोड इज ग्रेजुअली अप्लाइड लोड. देखिए, ग्रेजुअली मीन्स दैट इज इन द चेंज ऑफ लोड इज अप्लाइड. देखिए ग्रेजुअली बहुत ही आराम से चेंज हो रहा है वो. देखिए आराम से ग्रेजुअली बढ़ाते जा रहे हैं हम उसको लोड को. तो ऐसा नहीं कि एकदम से इतना ज़्यादा बढ़ा दिया, ग्रेजुअली आराम से उसको अप्लाई करना है. ओके, तो दैट इज अबाउट द माइल्ड स्टील स्पेसिमेन. सो जो इस स्पेसिमेन को टेस्ट करते हैं हम, दैट इज उस मशीन को हम बोलते हैं यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन. ठीक है, तो उसमें हम पहले ये स्पेसिमेन को लगाएंगे, देन वी गेट द ग्राफ ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. सो जो वो स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ बनता है उसकी हम स्टडी करेंगे आज. सो फर्स्ट थिंग इज दैट द फर्स्ट दिस लाइन इज straight line till A point. Okay, then it starts curve. This curve get started from A point. Okay, so A से curve होना start हुआ, B, then C, then it comes down D, then it goes till E, and then F, then G. So इस हर एक पॉइंट पे क्या बात होती है और इन पॉइंट्स को क्या कहा जाता है, ये हम डिस्कस करेंगे. ओके, सो ए पॉइंट इज द प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट पॉइंट. तो इसको आप लिख लीजिए, ए पॉइंट जो है वो क्या है, प्रोपोर्शनल लिमिट पॉइंट. बी पॉइंट जो है दैट इज इलास्टिक लिमिट पॉइंट. सी पॉइंट दैट इज अपर यील्ड पॉइंट. डी इज लोअर यील्ड पॉइंट, एंड डी टू ई इज यील्ड प्लेटू रीजन. सो ये सब हम डिस्कस करेंगे ये होता गया. ई टू एफ इज स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन. एफ नेकिंग स्टार्ट्स, एफ पे नेकिंग स्टार्ट हो जाती है, एंड एफ इज द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ. ओके, एंड इट इज आल्सो नोन एज टेनेसिटी. जी पे जो है दैट इज फ्रैक्चर अकर्स, और एफ टू जी इज द स्ट्रेन सॉफ्टनिंग रीजन. सो ये हर एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट जो बात आएगी हमारी, हम डिस्कस कर लेते हैं इसमें फेलियर किस तरह का होता है. नेकिंग क्या हुआ, नेकिंग देखिए इसमें बेसिकली इसका यहाँ पे जो डाया क्या है वो चेंज होना स्टार्ट हो गया. यहाँ पे डाया क्या हो गया, चेंज होना स्टार्ट. दिस टाइप इसको क्या बोलते हैं, नेकिंग. एक देखिए गर्दन की तरह क्या हो गया, कम हो गया. यहाँ पे देखिए जैसे आपका नेक है उसमें क्या होता है, आप अगर अपने शोल्डर से नेक की तरफ जाएंगे तो क्या होता है, ये डाया क्या हो गया इसका, कम होता जा रहा है. So that is known as necking. और जो इसका फेलियर होता है that is at an angle of 45 degree. Okay, and this surface is, जब ये टूट जाता है that is rough surface. So इस type of failure को बोलते हैं हम cup and cone fracture. Okay, so stress strain curve is the characteristic property of a material and it does not depends upon the dimension of a particular specimen. So जो ये स्ट्रेस स्ट्रेन की कर्व की हम स्टडी करें दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल. वो डायमेंशन ऑफ द स्पेसिमेन पे डिपेंड नहीं करेगी. सो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज यूज्ड टू स्टडी द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बट नॉट द लोड डिफ्लेक्शन. इसीलिए हम लोड डिफ्लेक्शन कर्व की स्टडी ना करके स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की स्टडी करते हैं, बिकॉज इट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल. ओके, now comes the tensile test of the mild steel is standardized by, किसने standardized किया इसको, that is American Society of Testing Materials. Okay, and this test is conducted on UTM, that is Universal Testing Machine, in which the solid cylindrical mild steel specimen is used. तो solid cylindrical mild steel specimen होगा जिसका डाया हम बता चुके हैं that is 0.5 inches and the length is 2 inches, gauge length जो है. ओके, और जो लोड हम अप्लाई करेंगे दैट इज ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, फ्रॉम 0 to P तक वेरी करेगा.
तो जो डिफ्लेक्शन इसमें प्रोड्यूस होगा विच कैन बी रिकॉर्डेड बाय एक्सटेंसोमीटर। सो इसका कहने का क्या मतलब है कि जो हमने डिफ्लेक्शन इसमें मेजर कर लिया विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंसोमीटर, कहने का ये मतलब है कि जो स्ट्रेन को हम कैलकुलेट कर रहे हैं, स्ट्रेन को हम मेजर कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम स्ट्रेस को निकालेंगे। दैट मीन्स द स्ट्रेन कैन बी मेजर्ड विच इज द कॉज ऑफ द स्ट्रेस। तो स्ट्रेन होगा तभी स्ट्रेस होगा। दैट्स व्हाई द स्ट्रेन इज प्लॉटेड इन एक्स एक्सिस एंड स्ट्रेस इन वाई एक्सिस। ऐसा क्यों होगा? बिकॉज आपने ये देखा है दैट ये क्या इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसमें दो चीजें आती हैं, एक आती है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक आती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो कौन सा है? जो यहाँ पे इंडिपेंडेंट है उसकी वैल्यू किसी पे डिपेंड नहीं करी, तो ये x की जो वैल्यू है दैट इज इंडिपेंडेंट। सो x आपका इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट, ओके, इंडिपेंडेंट है। और y जो है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ x। जब y की वैल्यू कब आएगी, जो x की वैल्यू आएगी तब उसकी y की वैल्यू हम निकाल पाएंगे। x क्या है? इंडिपेंडेंट है। तो इसीलिए हम x की जो बात है उसमें स्ट्रेन को प्लॉट करते हैं और जो y एक्सिस होती है उसको हम स्ट्रेस से प्लॉट करते हैं। सो स्ट्रेन क्या है? आपकी इंडिपेंडेंट वैल्यू है बिकॉज उसको हम मेजर करके निकाल रहे हैं, बट स्ट्रेस की जो वैल्यू है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन दी स्ट्रेन। सो इसीलिए हम x एक्सिस पे स्ट्रेन को प्लॉट करते हैं और y एक्सिस पे स्ट्रेस को। सो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो कि हम इसको x पे ही क्यों प्लॉट करते हैं और y पे क्यों प्लॉट करते हैं। सो स्ट्रेन इज मोर फंडामेंटल एंड मोर बेसिक देन स्ट्रेस। सो इसीलिए स्ट्रेन जो है दैट इज मोर फंडामेंटल। ओके, नाउ फर्स्ट पॉइंट इज जो हमने ए पॉइंट लिखा है दैट इज प्रोपोर्शनैलिटी, प्रोपोर्शनल लिमिट पॉइंट। तो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? जिस पॉइंट पे हमारा स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, दैट मीन्स द हुक्स लॉ इज वैलिड। जब स्ट्रेस की वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, देखिए जो हमारा डायग्राम था वहां पे क्या था, जैसे जैसे हमारा स्ट्रेन होगा वैसे स्ट्रेस की वैल्यू होगी। देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, तो जैसे जैसे स्ट्रेट लाइन तक रहेगा जहां तक, वहां पे क्या है, हुक्स लॉ वैलिड होगा, दैट इज स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। सो हुक्स लॉ इज वैलिड। सो इस पॉइंट पे आप कह सकते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट पॉइंट को, दैट अप टू दिस पॉइंट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन मींस हुक्स लॉ इज वैलिड। मोस्ट metals show straight line up to proportional limit except concrete। so concrete जो है वो except इसको छोड़ के बाकी मेटल जो है वो सारे स्ट्रेट लाइन रहते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट पॉइंट तक। सो एंड ग्रे कास्ट आयरन एंड ग्रे कास्ट, दो मटेरियल है कंक्रीट एंड ग्रे कास्ट आयरन, दैट विल शो स्लाइट कर्व बट फॉर डिजाइनिंग पर्पस अज्यूम स्ट्रेट लाइन। ये क्या करते हैं, ये थोड़ा कर्व सा शो करते हैं। जो अगर हम इन दोनों का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाएंगे, दिस इज स्ट्रेस एंड दिस इज स्ट्रेन, ओके। सो इनका जो कर्व होगा दैट इज लाइक अ कर्व हेयर, ओके। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है वो कर्व टाइप का होगा। तो ये इसको नहीं कह सकते हम कि प्रोपोर्शनल लिमिट पॉइंट तक ये स्ट्रेट होगा, किसका, कॉन्क्रीट एंड ग्रे कास्ट आयरन। बट फॉर डिजाइनिंग पर्पस हम एज्यूम करते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन। नाउ कम्स द सेकंड पॉइंट दैट इज इलास्टिक लिमिट पॉइंट। अब इलास्टिक लिमिट पॉइंट क्या है आपका, इट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस, इट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस पॉइंट अप टू विच द मटेरियल एक्ट इलास्टिकली। अब इलास्टिसिटी क्या होती है, अगर हम इसको डिफॉर्म करेंगे तो जैसे जैसे हम इसको डिफॉर्म करेंगे, जैसे मैं अप्लाई लोड कर रहा हूँ, इस पर लोड अप्लाई करूंगा तो ये डिफॉर्म होगा, और जैसे ही मैं लोड रिलीज करूंगा तो ये अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आएगा, दैट इज नोन एज द इलास्टिसिटी। अब उस पॉइंट तक, जिस पॉइंट तक हमारा मटेरियल अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाए, दैट इज द पॉइंट ऑफ इलास्टिक लिमिट। सो बियॉन्ड ए द स्ट्रेन इंक्रीजेज मोर रैपिडली कंपेयर टू स्ट्रेस। अब क्या कह रहा है, स्ट्रेन इंक्रीजेज मोर रैपिडली। अब देखिए आप इस पॉइंट के बाद देखिए स्ट्रेस की वैल्यू उतनी नहीं बढ़ रही है जितनी स्ट्रेन की, तो स्ट्रेन इज इंक्रीजिंग मोर रैपिडली एज कंपेयर टू द स्ट्रेस। अब आप इसको समझ सकते हैं दैट इन रीजन ए बी स्ट्रेन इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस।
यहाँ पर वैल्यू जो है हमारी स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये होता है क्योंकि ये स्ट्रेस लाइन नहीं है। फॉर प्रैक्टिकल पर्पस, जो प्रैक्टिकल पर्पस है, वी अज्यूम दैट फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस अप टू पॉइंट बी डिजाइनिंग इज डन, ए एंड बी आर क्लोज टू ईच अदर। ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के बहुत आसपास होते हैं, इसलिए हम फॉर प्रैक्टिकल पर्पस हम अज्यूम करते हैं दैट ये बी पॉइंट तक ही है, दैट इज स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, उसको मानते हैं एंड बी पॉइंट तक की हम डिजाइनिंग करते हैं। ओके, बिकॉज यहाँ तक मटेरियल क्या है, इलास्टिक बिहेव करता है एंड इट कम्स बैक टू इट ओरिजिनल शेप। उसके बाद बात आती है दैट इज अपर एंड लोअर यील्ड पॉइंट। अपर एंड लोअर यील्ड पॉइंट, अब लोअर यील्ड पॉइंट क्या है, लोअर यील्ड पॉइंट हमारा नीचे वाला है, दैट इज डी पॉइंट। ओके, डी पॉइंट, दिस इज अपर यील्ड पॉइंट इज सी एंड लोअर इज डी। सो जो ये यील्ड पॉइंट आता है दैट इज इट इज लोअर को हम एक्चुअल यील्ड पॉइंट कहते हैं, बिकॉज जो ऊपर वाला पॉइंट है दैट इज फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। देखिए जैसे ही वो सी पे आएगा एंड सडन देयर इज अ ड्रॉप, वहां पे सी पे आने के बाद सडन ड्रॉप होता है, विच एक्सप्लेन्स द लोड रिक्वायर्ड टू मेंटेन यील्ड। कितना लोड चाहिए, यील्डिंग मतलब स्टार्ट, खींचना स्टार्ट हो जाता है मटेरियल उस पॉइंट से, समझ रहे हो। जो यील्डिंग मीन्स जैसे ही वो मटेरियल खींचना स्टार्ट हुआ, खींचना जैसे ही हम लोड लगा रहे थे तो उस पॉइंट के बाद क्या होगा, वो स्टार्ट यील्डिंग। सो इट इज द एक्चुअल यील्ड पॉइंट, नीचे जो डी पॉइंट है दैट इज द एक्चुअल यील्ड पॉइंट विच एक्सप्लेन दैट द लोड रिक्वायर्ड टू मेंटेन is a true characteristic of a material and it is used as a designing stress. So जो उस पॉइंट पे स्ट्रेस आता है दैट इज we take as designing stress. So upper yield point जो लोड reaches just before yield start, जैसे ही लोड उस पॉइंट तक पहुंचता है जहां पर yield स्टार्ट होने वाला होता है तो उसको अपर yield point बोलेंगे, does not have a constant value। जैसे ही उस पॉइंट तक पहुंचता है वो सडन ड्रॉप हो जाता है, that does not have the constant value and it is dependent on the rate of loading। तो ये रेट ऑफ लोडिंग पे डिपेंड करता है कि वो कितना सी पॉइंट पे वो वहां पर रहता है, सी से सडन ड्रॉप होकर वो डी पे आ जाता है, दैट इज द एक्चुअल पॉइंट। सो जो डिफरेंस है दैट इज डिफरेंस इन अपर एंड लोअर यील्ड पॉइंट इज ड्यू टू द स्लिपिंग ऑफ कार्बन एटम इन द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ स्टील। तो इसको समझने के लिए देखिए क्या है, ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है स्टील का, दैट इज Fe एटम। जैसे ही इस पे कार्बन का एटम चला जाता है, सी एंड डी पॉइंट वेरिएशन इज ड्यू टू दिस स्लिपिंग ऑफ कार्बन। जैसे ही कार्बन इस स्ट्रक्चर में एंटर होता है देन देयर इज अ सडन ड्रॉप ऑफ दैट पॉइंट, सी से डी पे पॉइंट इसलिए वेरी करता है ड्यू टू दिस कार्बन एटम। ओके, दैट इज लिटिल बिट ऑफ केमिस्ट्री इंक्लूडेड इन दिस। सो उसके बाद हम बात करते हैं D2E, दैट इज द यील्ड प्लेटू रीजन। यील्ड प्लेटू रीजन, अब इस पॉइंट पे हम समझने के लिए क्या कह सकते हैं, देखिए इस पॉइंट पे यील्ड प्लेटू रीजन जो है हमारा दैट इज D2E। सो इस पॉइंट तक हमारी स्ट्रेस की वैल्यू देखिए कांस्टेंट है, लगभग कांस्टेंट है, पर स्ट्रेन क्या है उसमें होता जा रहा है। सो ये क्या होगा, यील्ड प्लेटू रीजन। इन दिस रीजन some strain is developed in the material without increasing the load। या लोड बढ़ा भी नहीं है, लोड को हमने इंक्रीज भी नहीं किया है, पर उसमें क्या हो गया, डिफॉर्मेशन हो रहा है। B and D is near to each other, so elastic stress lump sum equal to the yield stress। so yield stress की जो हम वैल्यू कहते हैं ये नोट करके लिख लीजिए, that it is lump sum equal to yield stress। elastic stress जो बोलते हैं equal to the yield stress। सो आप समझिए यील्ड प्लेटू में क्या होगा, देयर इज अ स्ट्रेन इन द मटेरियल विदाउट इंक्रीजिंग द लोड, देन कम्स द स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। अब देखिए स्ट्रेन हार्डनिंग मींस देयर फॉर मोर स्ट्रेन, अब अगर और डिफॉर्म होगा मटेरियल तो उसके लिए आपको और लोड इंक्रीज करना पड़ेगा। आफ्टर लार्ज स्ट्रेन दैट अकर्स ड्यूरिंग यील्डिंग इन द रीजन DE, स्टील बिगेन्स स्ट्रेन हार्डन्स। स्ट्रेन हार्डन मीन्स उसके बाद सो फर्दर डिफॉर्मेशन के लिए उसे मोर लोड इज रिक्वायर्ड। सो डायग्राम इज मूविंग अपवर्ड फ्रॉम E to F। सो क्या हो गया, जैसे ही हमारा मटेरियल E पॉइंट पे पहुंच जाता है उसके बाद उसको डिफॉर्म होने के लिए और लोड की जरूरत होती है, इसलिए हमको और लोड अप्लाई करना पड़ता है।
उसके बाद है हमारा स्ट्रेन सॉफ्टनिंग रीजन। उस स्ट्रेन सॉफ्टनिंग मतलब पीक से अब वो थोड़ा नीचे जाके फ्रैक्चर हो जाएगा। एट पॉइंट एफ जहाँ पे नेकिंग स्टार्ट हो जाती है, विल स्टार्ट ड्यू टू लोड लोकल इंस्टेबिलिटी विजुअल क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज। जो मैंने कहा था वहां पर डाया क्या हो गया, उसका कम हो गया, नेकिंग, दैट इज ड्यू टू द लोकल इंस्टेबिलिटी विजुअल क्रॉस सेक्शनल एरिया जो हमें दिख रहा है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। एंड स्ट्रेन सॉफ्टनिंग विल स्टार्ट, दैट मीन्स ड्यू टू नेकिंग। अब जब उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो गया तो क्या वो ज्यादा लोड और लेगा डिफॉर्म होने का? नहीं, जैसे ही उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो गया उसके बाद वो लेस लोड में क्या होगा, डिफॉर्म होना स्टार्ट हो जाए। सो लेस लोड इज सफिशिएंट फॉर फर्दर डिफॉर्मेशन until final rupture will occur. Necking will be at the center only when length of the member is small, otherwise it will occur at the end. So necking means जो ये deformation हुआ है, that is change in the cross sectional area. अब जो ये change in the cross sectional area हुआ है, ये जो point है ये कभी possible है, ये तभी पॉसिबल होगा सेंटर पे इफ जो ये लेंथ है मेंबर की ये स्मॉल है। अगर आप इसमें लार्ज स्पेसिमेन, कोई बड़ा स्पेसिमेन लगाओगे तो क्या होगा, ये एंड से भी ब्रेक हो सकता है। सो जो ये नेकिंग होगी वो एंड पे भी हो सकती है इस मटेरियल पे। ओके, इसलिए हम इस स्मॉल मेंबर पे चेक करते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट इज नेकिंग occurs only in ductile material. अब मटेरियल जो नेकिंग तक कौन सा मटेरियल पहुंचेगा, डक्टाइल मटेरियल ही पहुंचेगा। ब्रिटल तो क्या होगा, सडन फेलियर हो जाता है उससे पहले। फाइनली एट पॉइंट जी फेलियर अकर्स एट 45 डिग्री विच हैव कप एंड कोन फ्रैक्चर। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, इस फेलियर को बोलते हैं कप एंड कोन फ्रैक्चर। बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर यील्ड पॉइंट, यील्ड पॉइंट कह रहे हैं अब इसको, यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड और ये क्या यील्डिंग स्टार्ट होती है, तो यील्ड पॉइंट को कह सकते हैं। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे सो द डिक्रीज, जो यील्ड पॉइंट होगा वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज डक्टाइल मटेरियल क्या होगा, जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, अगर हम माइल्ड स्टील को ज़्यादा इन टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। सो बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, अब यहाँ पे इंक्रीजिंग द टेम्परेचर है, अब इंक्रीज अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा लोड नहीं ले पाएगा वो, क्योंकि वो क्या होगा, सॉफ्ट हो जाएगा। यील्ड पॉइंट गेट डिक्रीज्ड बिकॉज इंक्रीज इन टेम्परेचर यंग्स मॉडुलस डिक्रीजेस। सो ये सारे पॉइंट्स हैं, दैट इज फॉर माइल्ड स्टील कर्व, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ओके, सो आई होप सारे पॉइंट्स क्लियर है कि प्रोपोर्शनल लिमिट में क्या होता है, इलास्टिक लिमिट में क्या होता है, अपर यील्ड और लोअर यील्ड में डिफरेंस क्यों आता है, ड्यू टू द स्लिपेज ऑफ कार्बन एटम इनटू द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ स्टील। ओके, देन यील्ड प्लेटो रीजन किसको बोलते हैं, स्ट्रेन हार्डनिंग किसको बोलते हैं, नेकिंग किसको बोलते हैं, फ्रैक्चर कैसे होता है, कहाँ पर होता है, किस मशीन में टेस्ट करते हैं, ऑल द पॉइंट्स हैव बीन क्लियर। सो थैंक यू वेरी मच।